अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त काफ़ी गर्म होती जा रही है। सियासी महाज बिल्कुल इस वक्त तेज़ नज़र आ रहा है। अपोजिशन जमातें सर जोड़ कर बैठ चुकी हैं। रहबर कमेटी का इजलास हुआ है। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की जो बातें की जा रही थी, तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जिसके बाद अब नाम पर गौर किया गया और नाम जो फाइनल किया गया वो नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजंजो के नाम पर इत्तफाक हो गया है। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा महंगाई पर भी बात होगी कि महंगाई जो कि बढ़ती चली जा रही है और हर शोबा जिसमें हम देख रहे हैं कि मुलाजमीन ख्वाह किसी भी शोबे के हों वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं, नान बाई एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरों पर भी बात हम करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे सारी मजमूई जो महंगाई की सूरत हाल पर उस पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास के हवाले से बात करेंगे, जिसमें नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजंजो के नाम पर इत्तफाक किया गया है और अगले इजलास में नाम हतमी मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। कमेटी का इजलास ख़त्म होने के बाद अकरम दुरानी साहब ने चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बजंजो के नाम पर इत्तफाक का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ बलोचिस्तान शहदा जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। कहिएगा जुल्फ़िकार साहब कि पहले ये वही जमातें हैं, पीपल्स पार्टी की मैं खासकर बात कर रही हूँ, जिनकी जानिब से कहा जाता था कि भाई एक ऐसा सूबा जो कि डिप्राइव्ड सूबा है, एहसास महरूमी का शिकार है, उसको हमने मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आना है, इसलिए हम चेयरमैन सेनेट को वहाँ से नामजद कराएंगे, वहाँ से लेकर आएंगे। अब ये एकदम से ये लोग सब बदल गए हैं या इनका नज़रिया, इनका बयानिया सब बदल गया? देखें, उस वक्त सिचुएशन कुछ और था। बिल्कुल सिचुएशन उस वक्त पीपल्स पार्टी अपना जरदारी साहब को कोट करते रहे। वो कमेटी जो यहाँ से बलूचिस्तान के सेनेटर्स का गया है, उनको मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास थी कि उस वक्त वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बलूचिस्तान को ये ओहदा देते। तो उस वक्त जरदारी साहब कह रहे थे नहीं, न्यूमेरिकल गेम्स जो हैं उनको अददी जो इतबार से वो होता है वो सब कुछ होता है और हम बलूचिस्तान को कहीं और अकोमोडेट करेंगे। और बलूचिस्तान को पीपल्स पार्टी ने जो है बड़ा 18 अमेंडमेंट में अकोमोडेट किया, NFC में अकोमोडेट किया। लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। आज सिचुएशन बिल्कुल बदल गया है। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान काफ़ी इस पर जो है वो मोतरज़ थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग मोतरज़ थे, जो PTI के जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे वो मोतरज़ थे कि बलूचिस्तान को पहली मरतबा इतनी इम्पोर्टेंट सीट दी है, आप उनसे छीन रहे हैं, तो ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने एक तोड़ निकाला उसका कि हम बलूचिस्तान को ही दे रहे हैं। सही फर्क क्या है, वो एक पॉलिटिकल लोगों को दे रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल नहीं। तो ये जो कार्ड खेलने की इन्होंने कोशिश की, आपके ख्याल में इस कार्ड को लोग बाय करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों का ये ख्याल है कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जब आए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या फ़ायदा दिया बलूचिस्तान को? कौन सा एक ऐसा डिसीजन लिया गया सिवाय कुछ उन्होंने कुछ ज़ाती अपने मुफादात लिए होंगे? मेरे नज़दीक ना हासिल बजंजो के वहाँ आने से बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली आएगी, ना चेयरमैन सेनेट जो अभी मौजूद हैं उनके आने से कोई तब्दीली आई। उन्होंने कोई अपने गुड ऑफिसेस यूज़ किए क्या? उन्होंने कुछ लोगों को जो है कोई यूथ को सामने लाए हैं या उन्होंने कोई बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज़ उठाई है? कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक वो अपने तौर पर शायद मैं समझता हूँ अपोजिशन आज नेशनल पार्टी को यूज कर रही है, बलूचिस्तान का कार्ड इस्तेमाल कर रही है। कल बलूचिस्तान का अवामी पार्टी और PTI एक कार्ड इस्तेमाल कर रही थी और पीपल्स पार्टी ने एक कार्ड इस्तेमाल किया बलूचिस्तान का, क्योंकि उन्होंने वो इलेक्ट करके लाए। तो आज वो दोबारा से इस तरह ला रहे हैं। बेसिकली ये आसाबी जंग है। उन्होंने गवर्नमेंट को एक टफ टाइम देना है और आजमाना है कि कितने सेनेटर हमारे साथ खड़े रहेंगे, कितने सेनेटर। ये टेस्ट केस है। अगर आज भी हम ये हतमी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वो इसमें अपोजिशन इसमें कामयाब हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है और ये चेयरमैन सेनेट रहते हैं तो गवर्नमेंट कोई इखलाकी तौर पर बहुत एक जीत होगी कि फ्रेगमेंटेड है, टूटे हुए हैं, डिवाइडेड है अपोजिशन, और आगे अपोजिशन की क्या वो है, यानी कि बस अपनी ताकत को आजमाने के लिए ये स्टंट किया जा रहा है। और दूसरा मुझे बताएं, फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि पहले नून लीग की मर्जी का नहीं था चेयरमैन सेनेट, और बस नून लीग की मर्जी भी इसमें शामिल होगी, ऐसा ही है? ऐसे ही है। लेकिन बात यह है कि सबसे अगर तो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही
एक डिमोरलाइज हो जाएगी अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन की ज्यादा बर्तरी है। अपोजिशन का ये ख्याल है, उनके जो इंसाइडर कहते हैं ये हमारा टेस्ट केस है, सेनेट में हम उनको टफ टाइम देना चाहते हैं, डिमोरलाइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और उसके बाद अगर कोई इस तरह से कोई चेंज अगर आता है हम गवर्नमेंट में भी चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट में कोई चेंज आएगी। ये उनका बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है, इसमें ये कर सकेंगे, अपनी अददी इतबार से अपने आप को साबित कर सकेंगे कि हम मेजॉरिटी में हैं या नहीं है। लेकिन एक चीज एक और अगर पहलू आप देखें, कल तक पीपल्स पार्टी जो है वो कोई ये डीलिंग और व्हीलिंग की बात करती रही कि हम कहीं ना कोई रास्ता निकाल लें, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इत्यादियों के साथ कोई रास्ता बना ले। लेकिन जब उनको मायूसी हुई और गिरफ्तारियां हुई और उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, अब वो ये करना चाह रहे हैं कि अभी कोई रियायत नहीं है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ वो करेंगे। तो ये बड़ी डैमेज भी हुई है पीपल्स पार्टी इस अपने डिसीजन से। अगर पहले दिन से ये अगर रजा रब्बानी को एक्सेप्ट कर लेते और उन्हीं का बंदा था और उसको तो फिर नून लीग ने मान लिया था। बिल्कुल, तो मियां साहब की रजामंदी थी उसमें। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा जुल्फ़िकार साहब, इसमें अफसोस की बात यह है कि जो बात आपने कही कि जब सादिक संजरानी साहब थे तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और वही जिस मैंने बयानिए की बात की, जो इनका एक नज़रिया था कि भी एक सूबा ऐसा जो कि एहसास महरूमी का शिकार है उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं और उस सूबे का एहसास महरूमी दूर करना चाहते हैं, तो ना तो वो पहले हुआ, अब ये हासिल बजिंजो साहब के आ जाने से भी आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या आपको लगता है? क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हासिल बजिंजो साहब वफाकी वजीर रहे, पोर्ट एंड शिपिंग की बड़ी, और आप बलूचिस्तान की जो है ठीक ठाक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 7 मीटर लॉन्ग है। क्या उन्होंने कोई बलूचिस्तान के मुफाद में कोई ऐसे मुआहदे किए? बलूचिस्तान के कितने लोगों को उन्होंने खपाया? बलूचिस्तान के कितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दी? सही। उस वक्त तो बाइख्तियार थे। अब वैसे थे चेयरमैन सेनेट, कौन सा उनके पास इतना इख्तियार आ जाएगा कि वो काम करेंगे? सही। ये हो जाएगा कि वो जब 3 साल के लिए वो होंगे या 2.5 साल के लिए होंगे तो एक साबिक चेयरमैन जरूर जो है उनके नाम के साथ एक दुम लग जाएगा। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि उनकी कारकर्दगी। ठीक है, आपको नहीं लगता? वफाकी वजीर। सही, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साथ मौजूद रहे हैं, और अब ये नाम जिस पर इत्तफाक कर लिया गया है अगले इजलास में इसकी हतमी मंजूरी भी दे दी जाएगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर। जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, महंगाई का शोर है, पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। नान भाई देख लें, नर्सेज देख लें, टीचर्स देख लें, हर शोबे के अफराद मुलाजमीन इस वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं। इस सारी मजमूई सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि नून लीग से निसार चीमा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब की तरफ जाऊंगी। खोसा साहब, कहिएगा, पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने मुल्क को मुआशी तौर पर मफलूज कर दिया है। आप लोग इस हुकूमत को IMF के रहमो करम पर देखते हैं, जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों की फैलाई हुई मुआशी तबाही है, जिसकी वजह से आप लोग मतलब इस तरह के ख़जाने छोड़ के गए, बिल्कुल खाली थे और उनको IMF के पास जाना पड़ा मुल्क को चलाने के लिए। तो ये सब तो आप लोगों का किया धरा है। देखें, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए था, इस चीज़ का इल्म भी था उन्हें कि कर्ज़े जो हैं वो लिए गए हैं, और कर्ज़े लेना कोई कबाहत नहीं है। अगर आप अमेरिका का देखें या बाकी दुनिया के ममालिक का देखें तो इससे कई गुना ज़्यादा उनकी रेशो कर्ज़ों की GDP के साथ है। तो कर्ज़ा लेना कोई वो मायूब बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि देखें, इनको अब 1 साल होने जा रहा है तो इन्होंने कोई इनकी सिमत आपको नज़र आई है सिवाय इसके कि IMF की सारी टीम लाकर और उन्हीं के तवस्सुत से अब ये मईशत को पाकिस्तान की चला रहे हैं। तो न्यू कॉलोनियल सिस्टम की ये जो है माशाल्लाह पैरवी कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर एक नया निज़ाम है दुनिया में, जिससे कौमों को मगलूब करके ममलिकतों को, रियासतों को अपने ताबे करना जो है का एक नया अंदाज़ है। पहले फतूहात के ज़रिए से होता था, अब फतूहात के ज़माने ख़त्म हो गए। अब इसको मईशत के बोझ तले IMF के मकरूज़ बनाकर वर्ल्ड बैंक का, IMF का और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह वगैरह का ये एक नया अंदाज़ है जिससे जो है गलबा करना मकसूद है। मोहतरम इमरान खान साहब ख़ुद अगर देखें इक़्तिदार में आने से पहले क्या कहा करते थे, यही कहते थे ना
कि किसी की गैरत और हमीयत को जो है ये ताबे करना मकसूद होता है। और जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो जो जो इज़्ज़त और नामूस आपका जो का जनाजा निकल जाता है। और फरमाते थे कि मैं कर्ज़ा लेने से तो तरजीह दूंगा कि अपना मौत को तरजीह दूंगा। ये अब इनको क्या हुआ कि कशकोल का प्याला लेके, ड्रम लेके सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। अरे बाबा को खुदा का खौफ करो। आपने एक वज़ीर जो ख़जाना था जिस पर आप बड़ी नाज़ा थे और आपने उसको पहले ही जो है कहा था, कई माह पहले आपने कहा था कि जब हमारा इक़्तिदार आए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कर्जे लेने में कोई बुराई नहीं है, तो निसार साहब आप लोग क्यों फिर ये कर्जे लेने को इतना बुरा समझ रहे हैं कि मुल्की तौर पर गदागर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बना दिया है वज़ीर आज़म ने। आप लोग भी अपने दौर में कर्जे लेते रहे हैं, तब तक तो बिल्कुल ठीक था। अब ये हुकूमत कर्जे ले रही है तो आप ये कह रहे हैं कि मईशत पर बोझ डाला जा रहा है। लोग इस वक्त यकीनी बात है कि परेशान है, ठीक है महंगाई है, लेकिन खजाने तो आप लोग खाली करके गए। देखिए, खजाने हम खाली नहीं करके गए। हमने जो मईशत इनको हैंड ओवर की, उस वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट ये थी कि 2016 और 17 के साल जो थे पाकिस्तानी मईशत के गुज़श्ता 13 साल में बेहतरीन साल थे। ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है। जबकि GDP ग्रोथ 5.8 पे थी जो अब 9 पे आ गई है। हमारे दौर में इन्फ्लेशन 4 पे थी जो अब 13 पे चली गई है। डॉलर किस तरह स्टेबल था, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और वजह क्या है? तो यही कहते हैं कि सब कुछ मसनूई था। वो लोग हैं, ये सब कुछ मसनूई था। फिर वो ये भी कहते हैं हुकूमती वज़रा को भी मौक़िफ़ है कि हमारे आप लोगों के हाथ भी साफ है, मुल्क की खजाना भी साफ था जब आप लोग गए हैं। नहीं, ये खाली जो है, ये ख़जाना खाली नहीं है। असल ख़जाना खाली छोड़ के नहीं गए। इनका ये अपर चैम्बर खाली है। असल बात ये है, ये वो लोग हैं जिनके पास ना कोई विजन है, ना प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है। इनकी नालायकी और बदइंतज़ामी की वजह से एक बेहतरीन मईशत जो थी, मुस्तक़ मईशत, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और उसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। देख लें महंगाई की क्या सूरत है। देखें, अगर हमने आर्टिफिशली किया होता मसनूई तरीके से तो क्या 5 साल तक क्या कीमतें स्टेबल रहती? हमने ना गैस की कीमत बढ़ाई, ना बिजली की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत स्टेबल थी, डॉलर कितना स्टेबल था। इन्होंने इतना बड़ा संगीन जुर्म किया है, कौमी जुर्म, कि जितनी डी वैल्यू की है इन्होंने अपनी करेंसी। $1 जो है वो उसकी कीमत 40 रुपये तक बढ़ा दी इन्होंने, जो हमारी तारीख़ का एक, मैं समझता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। और आपको याद है कि वज़ीर आज़म साहब फरमाया करते थे, आप लोगों ने भी माजी में कुछ अच्छा नहीं किया। ये भी फैक्ट्स हैं। जाहिर सी बात है, अगर हुकूमती वज़रा की बात कर रहे हैं तो ये भी शवाहिद की बुनियाद पर जो सबूत मौजूद हैं, केसेस सबके सामने खुले हुए हैं, किसी बुनियाद पर ये बात करें। खोसा साहब, अब ये जो हुकूमत है ये तो जनाब कफ़ायत शुआरी पे कहते हैं कि भी हम इस वक्त अमल कर रहे हैं, कफ़ायत शुआरी की हमारी पॉलिसी है। तो खोसा साहब, जो आप लोगों के दौरे हुकूमत में दौरे होते रहे, ज़रदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि भी उन्होंने बतौर सदर 40 दौरे किए हैं उन्होंने, जिसका बहुत सारा कौमी ख़जाने पर पड़ा है। इसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? मतलब इतना खुला शाह खर्चियाँ, 40 दौरे, वो भी कौमी ख़जाने से। देखिए, ये तो माशाल्लाह बनी गाला तक भी हेलीकॉप्टर पे जाते हैं। क्या वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं? ये जो फरमाते हैं, और इनके उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो कहते हैं इस पे तो सैकड़ों रुपए सिर्फ लगते हैं, ये हेलीकॉप्टर पर जाने का ख़र्चा जो है वो बस से और कार से भी कम होता है। तो माशाल्लाह अगर इस तरह से झूठ बोलेंगे ये हर चीज़ पर। देखें, अगर हमारे दौर में हुए थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे, तो आपको पता है चाइना में जो दौरे किए गए थे वो CPEC की बुनियाद हमने रखी थी। आपने गवादर का जो एयरपोर्ट को फंक्शनल करने की बुनियाद जरदारी साहब ने रखी थी। अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था तो वो जरदारी साहब ने रखा था, और जाहिर है कि ईरान से काश इस पर अमल दरामद हो जाता तो आज हमारा ये हाल एनर्जी सेक्टर में ना होता। इसलिए कि ईरान हमारा हमसाया है, और मेरे पास भी, मैं गवर्नर था, एम्बेसडर आए थे और उन्होंने कहा हमने अपनी सरहद तक वो जो है पाइपलाइन हमने कर दी है गैस की, और आप अपनी जो है बाकी जो नवाब शाह तक जाना है और फिर जो है मेन ग्रिड को कनेक्टिविटी देनी है उसमें लें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये था कि ये भी चूँकि अखराजात हमारे ऊपर बोझ था, तो हम चाहते थे कि ये भी ईरान यहाँ वो उस डाया की जो पाइप है वो बिछा दे, और फिर मेन ग्रिड के साथ भी उसकी कनेक्टिविटी के अखराजात अगर ईरान ले ले।
हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो ये प्रायोरिटी भी ख़त्म हो गई और डंप हो गया। फिर टापी आप देखें, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो गैस पाइपलाइन हमने करना था, इसमें तो सारा आप देखें कि कितना कनेक्टिविटी होती। और अगर सी पैक जिस पर हम कर रहे थे तो ये सारा रीजन, सारे खित्ते को ये जो है मुंसलिक कर देता बाय रोड एंड बाय रेल। आप अंदाज़ा करें कि कितनी इस पे जो है आपकी एक्टिविटी होती, न सिर्फ ये आने जाने की बल्कि आपका ट्रेड कॉरिडोर्स खुलते जिससे आपकी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ होता है। अच्छा चलिए, मुझे एक चीज़ बताएं जिसकी मुझे समझ नहीं आती। अब आप लोग वैसे ही कहते हैं कि भाई हम जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं, हम इदारों पर यकीन रखते हैं, तो अगर आप लोग इदारों पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत के हामी हैं, तो फिर ये क्यों आप लोग इदारों पर उस तरीके से एतबार नहीं करते जैसे आपको करना चाहिए? अभी जो वीडियो मंजर आम पर आई वो आप लोग अदालतों में अभी तक लेकर नहीं गए हैं, लेकिन एक तरफ इदारों को कटहरे में भी खड़ा करते हैं, फिर आप ये भी नारा लगाते हैं कि भाई हम जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरी अमल को फलता फूलता देखना चाहते हैं। जी चीमा साहब। अच्छा जी सरिश, देखें, एक मैं आपकी इजाज़त से दो पॉइंट्स जो है ना उनको मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो ये दौरों के ऊपर जो बेपनाह अखराजात की बात हो रही है, इनका बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। और ये जो है आप ये देख लें, जनरल मुशर्रफ से शुरू कर लें कि उन्होंने कितने दौरे किए, कितने अखराजात हुए, हमारे दौर में कितने हुए, कितने अखराजात हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में कितने हुए दौरे, गैर बैरूनी दौरे और कितने अखराजात, और इनके 10 महीने में कितने दौरे हुए, कौन सी ये कमर्शियल फ़्लाइट्स पे गए, कौन सी आम फ़्लाइट्स पे गए, और क्या ये चार्टर्ड फ़्लाइट्स पे गए या आम फ़्लाइट्स पे जिस तरह इन्होंने दावे किए, कितने लोग लेके गए और कितने अखराजात इनके ऊपर। ये बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए, बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कर्जे हमने लिए, हमने तो कौम को बड़े बड़े तोहफे सरिश दिए। आपको याद है सी पैक का तोहफा, लोड शेडिंग से जो निजात दिलाई, 11,000 मेगावाट बिजली हमने नेशनल ग्रिड में ऐड की, 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स बिछा दी, मोटरवेज़ के जाल बिछा दिए, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट। इन्होंने क्या किया, एक वाहिद मेगा प्रोजेक्ट जो BRT पेशावर का, जिसने पेशावर को खंडर बना के रख दिया, वो भी इनकी नायली बद इंतज़ामी का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ तक ये देखें वीडियो की बात है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखें, इसका बिल्कुल एक ऑडिट होना चाहिए, एक बिल्कुल वाकई ये है कि इसकी तफ्तीश तहकीक होनी चाहिए। अगर आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट यकीनी है, इसका बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सर वही बात है ना कि आप इदारों पर भी तो एतबार करें ना। वैसे आप लोग कहते हैं कि हम जमहूरियत के हामी हैं, अदालतों पर आप लोगों को एतबार नहीं है, नारे आप देख लें किस किस्म के लगते हैं। खैर अब देखते हैं, उनके जो चीज़ें इस वक्त अदालतों में उसका फैसला अदालत ही करेगी, वो सबको तस्लीम भी करना पड़ेगा, उनके मेरिट पर वहाँ पर फैसले होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी जमातों के हवाले से बात हो रही है और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों के हवाले से, जो कि बार बार जमहूरियत के हामी होने का दावा तो करती हैं लेकिन इदारों पर एतमाद नहीं करती। इदारों को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, इदारों के ख़िलाफ़ बात की जाती है, बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती है। आखिर क्या इसकी वजह है? दूसरा, मैं खोसा साहब भी मेरे साथ ही मौजूद है। खोसा साहब, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से सिलेक्टेड की गर्दान की जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए तो बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत के बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक होता है जो होता है। अगर एक तीसरी जमात इक़्तिदार में आ जाए तो फिर सिलेक्टेड, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, आप इनकी ज़रा माजी देख लीजिएगा। जब ये कंटेनर पर चढ़े थे तो ये किसने कहा था कि अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी? अंपायर कौन है? हम तो नहीं कह रहे हैं, ये खुद ही कहते हैं, अंपायर को मदऊ करते हैं और कहते हैं उंगली उठने वाली है। तो ये अगर अंपायर ही की तरफ इन्होंने देखकर करनी है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? और फिर आप देखिए, मांगे तांगे की इनकी हुकूमत है। मुझे बताएं क्या इनके पास जो है, आप जो सराइकी वसेब के लोग इकट्ठे हुए थे और जो फिर आपने देखा कि जीप का एक सिंबल बना था चौधरी निसार और दीगर असहाब जिस पर इलेक्शंस लड़े थे, आप ज़रा पीछे चले जाइए इलेक्टोरल प्रोसेस से जिस अंदाज से हुआ। फिर आप देखें बलूचिस्तान की जो चेयरमैन बने थे उसमें PTI ने क्यों कर साथ दिया, किसके कहने पे साथ दिया कि पीपल्स पार्टी ही के वाइस जो है चेयरमैन बनाया उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब को।
तो ये अब अगर हम कह रहे हैं कि जी अब जेन्युइन एक स्पोक्स पर्सन आना चाहिए, चेयरपर्सन आना चाहिए जो हाउस का कॉन्फिडेंस रखता हो, एतमाद रखते हो, तो क्यों चीख रहे हैं? क्यों कर ये जो है उसमें जो है हो रहे हैं? भाई तुम्हारा तो नहीं है, अगर तुम्हारा चेयरमैन सेनेट पीटीआई का तो नहीं है पहले जो बना था, अगर उसको हाउस की मेजॉरिटी 65 मेंबर हैं हमारे पास ऑपोजिशन के पास, 104 में से 65, आप कितने तोड़ोगे? कितने तोड़ोगे? आप 1 2 3 4 5 10 कितने तोड़ सकते हो? तो इतनी बड़ी गैप के होते हुए आप क्यों इस बात को तस्लीम नहीं करते? अगर आप ही का बंदा नहीं है तो फिर बनने दें जो भी हो रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सेलेक्टेड जब हम कहते हैं तो उसके पीछे एक पूरा जो एक पूरी इन्हीं की जो है वो तमाम अवामिल हैं जो इस चीज़ पर मजबूर करते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे मिल है जो हम सिलेक्टेड कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। चीमा साहब आप बता दें कि भाई वही बात है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 3 अल्फाज हैं, 3 हरूफ हैं जो ये चाहते हैं कि मैं कह दूँ, वो है NRO, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने किसी को देना नहीं है और आप लोग बार बार मांगते हैं। फिर शेख साहब तो कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को खुद देखा है NRO मांगते हुए। और आप देखें ना, जब मरीम नवाज़ ने अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हालिया, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का मुंह लटका हुआ था कि भाई वो नहीं चाह रहे थे जो कुछ हो रहा है, लेकिन मरीम कर रही थी और अपने बाप को डुबोने वाली मरीम है। क्यों, कौन ये फिर NRO अगर मांगा जा रहा है तो आप लोग खुलकर मांगे ना, सामने आए। सर जी, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो मेहरबानी करके मुझे जवाब मुकम्मल करने दें। मुझे लगता है कि वो शायद आपको आवाज़ नहीं पहुंचती, फिर नहीं, आप कीजिए सर, कीजिए। बात ये जो आपने जिस तरह सहरिश आपने बात की मरीम नवाज़ साहिबा की और साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही आगाज़ ही मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि नाकाबिल तरदीद सबूत जो हैं अभी वो पेश करेंगी हमारी बेटी मरीम नवाज साहिबा। यानी मैं नहीं करूंगा, मरीम करेंगी। वो एक पेज पे और मैं यानी साथ नहीं हूँ, मरीम करेंगी। मेरे देखें मेरी बात नहीं ये बात नहीं है। वो जो इसमें क्या फ़र्क है? देखें बात वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, वो भी कर सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरिश मेरी आप अगर मुझे मुकम्मल करने दें। देखें बात ये है कि जो उन्होंने सबूत पेश किए, जो वीडियो उन्होंने पेश की, उसका एक बिल्कुल उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और अगर उसमें जालसाजी है, जाली है, तो जो जालसाजी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये असली है तो फिर 3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे होनी चाहिए। एक ये कि उन जज साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अब पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी क्यों सर, पहले फोरेंसिक तो हो जाए। और बेगुनाह भी आम आदमी नहीं मेरी सहरिश मेरी मुकम्मल तो होने के बाद, और बेगुनाह भी एक आम आदमी नहीं, वो आदमी जिसने इस कौम के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया, इसको एटमी ताकत बनाया, जिसने इस कौम को अंधेरों से निजात दिलाई, जिसने CPAC का तोहफा दिया, मोटरवे के जाल बिछा दिए, कौम और मुल्क का मोहसिन है, उस बेगुनाह को सजा दी। दूसरी बात ये कि ये होना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ को रिहा होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जाली एक फ़ैसला था जो जाली तरीके से करवाया गया दबाव डाल के। और तीसरी बात यह है कि जिन्होंने दबाव डाला उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये वीडियो वाकई साबित हो जाए कि असली है। दूसरी बात जो है जो आप फरमा रही हैं, देखें बात यह है कि हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हमने इदारों का एहतराम किया है। ये जो है ना, ये जो NRO की बात करते हैं, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक बार नहीं कई बार कहा, हमने कहा कि हमें बताया जाए कि कौन NRO मांग रहा है और किससे मांग रहा है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह की है, कंटेनर से इन्होंने अपने फॉलोअर्स की ट्रेनिंग की है कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। गोएबल्स के फॉलोअर्स हैं ये, और सही जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। और बात यह है कि इनको कोई उनको ज़मीर की खलिश महसूस नहीं होती बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से, गलत बयानी करने से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद इल्ज़ामात है, NRO कोई नहीं मांग रहा। खोसा साहब आप बता दें, आप लोग भी ये कहते हैं किसने NRO मांगा, और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अगर मैंने NRO दिया तो कौम मुझे मुआफ़ नहीं करेगी। ये चक्कर क्या है? कौन NRO मांग रहा है तो खुलकर सामने आए या पता चले भाई कौन मांग रहा है, चक्कर क्या है ये? बोले प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले ज़रा NRO का मतलब तो समझा दें, इनको कहें ज़रा मतलब तो बता दें NRO का मतलब क्या है। NRO तो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस,
वो किसने किया था? कोई किसी जमहूरी दौर में तो नहीं हुआ था, ना किसी जमहूरी सरबराह ने किया था, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। भाई तुम जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो? पहले ये पूछे, आर यू अ मिलिट्री डिक्टेटर जिसमें तमाम अख्तियारात मरकूज़ होते हैं? क्योंकि उसमें तो ज़ाहिर है जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं होती है। अदालतें सारों को भी वो घर भेज कर पाबा सलासल कर देता है, चीफ जस्टिस और सारे जजेस को भी। तुम कर सकते हो भाई? एनआरओ तुम दे सकते हो? पहले एनआरओ का इनको मतलब आता है, एनआरओ का इनका अख्तियार है देने का। किस बात की तुम बार बार ये बात करते हो और किसे ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हो? तुमसे मांग कौन रहा है एनआरओ? अपनी नाअहली और अपनी जो इतनी बदहाली कर दी है इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की, जिसमें आज हर शख्स नाला है। आप ज़रा चले जाइएगा बाज़ार में, आपको मन मन की गालियां इनके खाते में पड़ेंगी। जो बेचारा सब्ज़ी ख़रीद रहा है, जो बेचारा पेट्रोल डलवा रहा है, जो बेचारा मिट्टी का तेल ले रहा है, जो गरीब आदमी, किसान, दहकान, मज़दूर, मेहनत कश, एक सरकारी मुलाजिम, तनख्वाहदार, जो भी आप ज़रा चले जाइएगा, आप इनकी इतनी इनको गालियाँ पड़ रही हैं, वो भी हम दे रहे हैं क्या? देखें, अगर पाकिस्तान की जो है अपोजिशन या मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, अगर ये अवाम की हमनवा नहीं होगी तो अवाम का एतमाद ही जमहूरी क़ुव्वतों से उठ जाएगा। और वो बड़ा खौफनाक होगा जब लोग वाइल्ड किस्म की जो है एक प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे, जिसमें कोई रेगुलेटेड उनके लिए नहीं होगा आगे जो है रहनुमा। अच्छा, आपने अवाम के एतमाद उठने की थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएं। जरदारी साहब भी आपको पता है वो भी इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी ज़ेरे हिरासत हैं। उनकी गिरफ्तारी से आपके जो कारकुनान हैं, जो आपके वर्कर्स हैं ऑन ग्राउंड जो हैं, क्या उस पर ये असरअंदाज हो रहा है? इनकी गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की सियासी मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकती है? अवाम का एतमाद आप पे वैसे ही है, एतबार वैसे ही, या फिर वो भी उठ रहा है? देखिए, मैं तो चूँकि वकील हूँ, इन केसेस में आप यकीन कीजिएगा हमें ज़रा बराबर भी इन केसों की ना तो परेशानी है और ना ही हम मुतफक्कर हैं। जरदारी साहब का इतना बड़ा जिगर और इतना बड़ा हौसला है, उन्होंने पहले भी 11.5 साल जो है पाबा सलासल रहे, वो झुके नहीं। वो उन्होंने कभी अगर एनआरओ ही मांगना होता तो एक दिन भी अंदर ना होते, और अगर पहले भी वो जो है जो शराइत की जा रही थी या उसके करीब भी करते तो वो 11.5 साल जेल में ना होते, उन पर कातलाना हमले ना होते, उनकी ज़बान को काटा ना जाता, वगैरह वगैरह। तो ये हमने तो ये जबर और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। हत्ता कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिस तरह से सारी दुनिया आकर कह रही थी, सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं एक आमिर के हाथों जो है तख्ता-ए-दार पर तो लटक जाना पसंद करूँगा, लेकिन तारीख़ में मैं माफ़ी मांग के इससे बिल्कुल तारीख़ में नहीं मरना चाहता। तो हमारा तो ये पीपल्स पार्टी के तो फ़लसफ़े में, हमारे मंशूर में है कि शहादत हमारा जो है अंजाम है, हमारा ईमान है का हिस्सा है। इसलिए हमने तो कुर्बानियों की वो दास्तान रकम किया। आखिरी सवाल सी आएगा कि भाई आप लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि गिरफ्तारी तो बड़े मियाँ साहब की हुई है और बाकी भी शहबाज शरीफ साहब भी केसेस भुगत रहे हैं, मरियम को भी अभी नोटिस मिला है कैलिबरी वाले मामले पर। सर, आप लोगों की जमात में 2 बयानिए जो हैं, उन्होंने सुना है कि आपकी जमात को बड़ा मुतासिर किया है, टूट फूट का शिकार है। यही वजह है कि अभी जो MPs आपके वज़ीर-ए-आज़म को जाकर मिले हैं, सख्त परेशानी है। वैसे सर ये जो है ना, हमारे मुखालफिन की ये ख्वाहिश है, बड़ी मुद्दत से उनकी साजिशें भी हैं, कोशिशें भी, ख्वाहिश भी है किसी तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो टूट फूट का शिकार हो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश ना आज तक पूरी हुई है ना होगी। मुस्लिम लीग पहले से ज़्यादा मुत्तहद है। हमारा इस देखें, इन सारी इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हमारा एक वोटर नहीं टूटा पूरे मुल्क से, एक MNA नहीं टूटा। अल्लाह ताला के फजल करम से लोग पहले से ज़्यादा पुरज़्म हैं, मुत्तहद हैं और पुरजोश हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। देखें, ये मुस्लिम लीग नून के बारे में वही है कि उतनी ही जो उभरेगी जितनी के दबा दोगे। मैं आपको ये गुजारिश करूं कि जो इन्होंने कहा जी कितने MNA MPA 15 कोई बात मीडिया के सामने पेश तो करें,
कोई MNA MPA नहीं। जो सही। 2 मिले उन्होंने भी कहा जी कि हम अपने मसाइल के लिए गए हैं। सर वो भी वही तो अलग बात है ना, एक तरफ आप लोग की आदत से सिलेक्टेड के, फिर आपके MPs MNAs जाके अपने मसाइल के लिए मुलाकात भी करते हैं, फिर आप लोगों के खुद ही प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनको नोटिस जारी किया जाएगा अगर वो जाके मिले हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका निसार चीमा साहब और सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब, आपका भी लतीफ़ खोसा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थोड़ी सी बात नान भाइयों की हड़ताल की करते हैं कि हर कोई महंगाई से परेशान है, तो नान भाइयों की हड़ताल से पेशावर के शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आटा और गैस की कीमतों में हालिया इजाफे से नान भाइयों ने फी रोटी की कीमत में इजाफा करने का मुतालबा किया है। नान भाई कहते क्या है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे पेशावर से आसिफ शकूर से। जी आसिफ। नान भाइयों की जो हड़ताल है उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पेशावर के शहरियों को। ना सिर्फ जो रोटी है बाज़ार में जो मुहैया होती थी आम शहरियों के लिए वो बंद हो चुकी है, उसके अलावा जो छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स थे वो भी बंद हो चुके हैं, जो ढाबे थे वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि रोटी जो है उसकी हड़ताल है, तो अगर रोटी नहीं मिलती तो फिर रेस्टोरेंट्स का चलाना जो है वो भी मुश्किल है। हम भी इसी वक्त एक ऐसे ही छोटे से रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जो कि इस वक्त बंद है। नान भाइयों का ये कहना है कि अगर 150 ग्राम की रोटी की फ़ी कीमत जो है 15 रुपए कर दी जाती है तो हम अपनी हड़ताल जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बरक्स जो डिप्टी कमिश्नर अली असगर हैं उनका ये कहना है कि जो नान भाइयों के मुतालबात हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मुतालबात मान लेते हैं तो जो सारिफीन हैं, जो रोटी जो शहरी हैं बाज़ार से रोटी ख़रीदते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि डेडलॉक बरकरार है। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं मुज़ाकरात के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि नान भाई एसोसिएशन के साथ हम मुज़ाकरात करके तो कोई हतमी लाए अमल जो है निकाल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर, आपने हमें सूरत हाल बताई। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।